Hello everyone. Again, I welcome you all in our very next lecture that is about the Reserve Bank of India. यहाँ पे हम आरबीआई के फंक्शंस की बात करेंगे. यहाँ पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेवलपमेंट फंक्शंस हैं उसे भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. एंड अगेन आई वुड से कि इफ़ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज एंड डाउट्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. बिफोर आई स्टार्ट और इससे पहले कि हम आरबीआई के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ. इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935. ये एक एमसीक्यूज क्वेश्चन हो सकता है. इनफैक्ट कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ. सो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935 in accordance with the provision of Reserve Bank of India Act 1934. उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आरबीआई के अंदर हुआ, बिकॉज हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला और जो नेशनलाइजेशन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो 1949 में हुआ. आप नेशनलाइजेशन से यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग और उसे जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है रादर प्रॉफिट. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आरबीआई के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल रेगुलेटर है, कंट्रोलर है बैंकिंग सिस्टम का. जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे पूरी तरह से जो कंट्रोल या उसे रेगुलेट करने का काम करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. सेंट्रल बैंक भी इसे ही कहते हैं, या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक का मतलब उस कंट्री का जो बैंक है जो उस पूरी कंट्री को ऑपरेट करेगा, उसकी क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, वो सारी चीजें उसके स्कोप में आती हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आरबीआई के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है कंट्री का उसको भी रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इससे मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, आप उसे देख लीजिएगा. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, so there is one governor and that one governor is accompanied by 4 डेप्यूटी डायरेक्टर्स इसके होते हैं. इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज इन मुंबई और बाकी इसके अलग जगह रीजनल ऑफिसर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स के काम को देखते हैं. सो दिस वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब हम यहाँ पे जो मेजर फंक्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है अपनी कैपेसिटी के अंदर. जो मेजर फंक्शंस आरबीआई परफॉर्म करता है दे आर मॉनेटरी अथॉरिटी है, एक रेगुलेटर है, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, इट्स अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. इशूअर ऑफ करेंसी नॉट इशूइंग अथॉरिटी है, बैंकर टू गवर्नमेंट है, बैंकर टू बैंक्स है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है एंड डेवलपमेंट फंक्शंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. एक बार जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आरबीआई किस तरह से किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, किस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो, चाहे रूरल बैंकिंग हो, चाहे वो कमर्शियल बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है. जो पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी, पहले हम उसे समझते हैं कि ये मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है और किस तरह से ये चीज़ों को परफॉर्म करता है. जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनके मॉनिटरिंग है, उनकी कंट्रोलिंग है, उनका रेगुलेशन है, वो सारा का सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. ठीक है. और ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ट्वाइस ईयर होता है, 2 बार साल में होता है. और असेसमेंट जो आरबीआई करता है वो एवरी क्वार्टर करता है. ठीक है. एंड पॉलिसी की रिव्यूज जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पॉलिसी रिव्यूज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है हर क्वार्टर के ऊपर. यहाँ क्वार्टर का मतलब है 3 महीना, राइट. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब रिव्यू करता है तो रिव्यू बेसिकली इस चीज का होता है कि मार्केट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मार्केट में लिक्विडिटी स्टेटस क्या है,
मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब लोगों के पास पैसा है या नहीं है, मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई कितनी है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड अपने डिसीजंस लेता है, जहां पे वो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो वो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की लिमिट को इंक्रीज कर देता है। और अगर RBI को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इशू है, पैसा नहीं है, बिजनेस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बिजनेस में बूम नहीं है, मार्केट रिसेशनरी फेज में है, तो उस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR की जो रेट होती है उसे कम कर देता है। इस चीज को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन्फ्लेशन को मार्केट में कंट्रोल करना, क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल अनप्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी है, जो BPL कैटेगरी में जो लोग हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उन लोगों के लिए कंज्यूमेबल गुड्स को कंज्यूम करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे दे सिंक द मॉनेटरी पॉलिसी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल पीपल और द अनप्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल। जो दूसरा, बैंक क्रेडिट को कंट्रोल भी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। यहाँ पे RBI जो है जब भी उसे लगता है कि मार्केट में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट के अंदर रिसेशनरी फेज है या मार्केट में कहीं ना कहीं कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो RBI जो है अपनी क्रेडिट पॉलिसी को उसी तरह से फॉर्मुलेट करता है। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट कंट्रोल। इसके अलावा भी कुछ जो मेन ऑब्जेक्टिव एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रहता है, वो ये है कि वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहता है, प्राइजेस को लेके, मार्केट को लेके, बिजनेस साइकिल्स को लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत टॉप प्रायोरिटी एजेंडा रहता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। तो यहाँ मॉनेटरी अथॉरिटी या मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, वो सब RBI करता है। आफ्टर एवरी क्वार्टर जो बैंक रेट को रिव्यू जो करता है RBI, जो रेपो रेट पे जो लोन देता है, राइट, उसको भी चेंज करने का काम ये तभी करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। दूसरा एक पॉइंट, अब सब पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि एक ही चीज है, हालांकि उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। एग्जैक्टली, मार्केट के अंदर जो है, जो मेन फंक्शन है एज अ रेगुलेटर, कैपिटल एडिक्वेसी इश्यूज हुए, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स हुए, असेट प्रोविजन नॉर्म्स हुए, NPA नॉर्म्स हुए, ये सारे जो चीजों को रेगुलेट करने का काम या सुपरवाइज करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब ये सब कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसके कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक कि उसे पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है, आज लोगों का एक कॉन्फिडेंस है RBI के होने की वजह से, लोगों को लगता है कि उनका पैसा बैंक में जो है वो सेफ है। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके पीछे हिस्ट्री भी है। जब भी बैंकिंग सिस्टम फेलियर की कंडीशन आया, चाहे वो 91-92 के बाद का कंडीशन हो, चाहे 1999 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस रहा हो, चाहे कुछ बैंकिंग फ्रॉड्स रहे हों, चाहे NPA की वजह से कभी कुछ इश्यूज आए हों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के बहुत केसेस हमने देखे हैं, हर टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हमेशा उसने प्रोटेक्ट किया है। तो वो कॉन्फिडेंस हमें वो मेंटेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वजह से ही है जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ RBI की वजह से है। आई थिंक जो जनधन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में इनिशिएट किया, वो सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ। और आप जस्ट इमेजिन कि 0% बैलेंस पे RBI ने जनधन में लोगों को अकाउंट बैंक में ओपन करने की एक फैसिलिटी दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक डिसीजन रहा। एंड वो डिसीजन इकोनॉमिकली सेंस से फ्रूटफुल रहा कि जनधन स्कीम की वजह से इकोनॉमी के अंदर एट ए टाइम 5,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल जो सेविंग्स घरों में रखा हुआ था वो बैंकिंग ऑपरेशंस में आ गया। और बैंकिंग ऑपरेशंस में आने की वजह से वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में उसने
बेनिफिट किया। ये एक बहुत थर्ड पॉइंट है जिसे हम बात करेंगे। इसे हम कस्टोडियन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मैनेजर भी है फॉरेन एक्सचेंज का, आप उसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बोल देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई के पास में जो स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज का है, जो उसका स्टेटस है, उसे आरबीआई बिल्कुल पीरियोडिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो भी टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ ये शेयर करते हैं। और ये सारा का सारा जो चीजें मैनेज होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत होता है, उसके अंडर में सारी मैनेजमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प करता है जो भी कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके एक्सटर्नल ट्रेड में, एंड ये कोशिश करता है कि जो पेमेंट प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हो, और वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एंड पे सब तरह के हेल्प करता है कॉरपोरेशंस की या गवर्नमेंट की, और अनडाउटली उससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में डेवलप होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस आता है और बिजनेस अनडाउटली ग्रो करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसका एक मेंटेन स्टॉक रखना, यानी कि आपके पास जब तक अगर फॉरेन स्टॉक नहीं है यू मे बी इन अ क्राइसिस, बिकॉज जितने भी आपके इंपोर्ट्स होते हैं उनके पेमेंट करने के लिए आपको फॉरेन रिजर्व जरूरी है। तो फॉरेन रिजर्व की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो आरबीआई की ही रहती है, और आरबीआई उसे पीरियोडिकली एज आई सेड कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से शेयर करता रहता है। और किसी भी तरह की क्राइसिस के केस में कोई अगर एडवर्स सिचुएशन हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, जैसा कि 91-92 में एलपीजी के टाइम हुआ था कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, तब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी वो कर सकते थे उन्होंने इनिशिएटिव लिए, और आज आप देख सकते हैं कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक के हिसाब से या उसके रिजर्व के हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करता है, और हमें कोई इश्यू नहीं है। और मैं आपको इस चीज को अश्योर कर दूं कि आने वाले टाइम में ये अभी और बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया इज अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, एवरी फॉरेन कंपनी वुड कम हेयर। हालांकि उससे पैसा बाहर जाएगा बट ऐसा नहीं, उससे पैसा आएगा भी हमारे पास। तो सारी चीजें हमारे को बेनिफिट कहीं ना कहीं करेंगी, क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मेंटेन करके चल। ये चीज मैं मेरे पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो 1 रुपीज नोट और कॉइन के अलावा जितनी भी इशू करेंसी होती है मार्केट में, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में उसे डिस्पैच करता है, उसे प्रिंट करता है, उसे सर्कुलेट करता है, और जो चेस्ट ब्रांचेस होती हैं कमर्शियल बैंक्स की, वहां तक उनकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है कि वो जो नोट प्रिंट हुए हैं जो सिस्टम या मैकेनिज्म में आ रहे हैं उसे चेस्ट ब्रांचेस तक बिल्कुल सिक्योर तरीके से उसकी सप्लाई की जाए। बैंक टू द गवर्नमेंट, वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है, और वो बाउंड नहीं है किसी भी तरीके से कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। बट फिर भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि एंड ऑफ द डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बैंक है। जैसे लेट्स से कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरा डेफिनेटली कोई ना कोई बैंक होगा, मे बी आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, मेरा कोई भी बैंक हो सकता है। वैसे ही गवर्नमेंट का जो बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट फिर भी उसकी एक ऑटोनॉमी है जो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेशराइज नहीं कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी भी चीज के लिए। हाँ, एडवाइस कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, उन्हें कुछ इस तरह के इंडिकेशंस भेज सकती है कि आपको इस तरह से काम करना है, बट बाउंड नहीं किया जा सकता। और ऐसा हमने हिस्ट्री में देखा है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी कहता है कि आरबीआई के गवर्नर्स कभी भी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रेशर में कभी नहीं आए। रिसेंट केस हम चाहे वो रघुराम राजन जी को ले लीजिए, चाहे आप उर्जित पटेल का ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पास्ट में देखे हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। उनके जितने भी अकाउंट मेंटेन हैं, बैंकिंग नीड्स हैं, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। इसके अलावा किसी को पेमेंट करना है या कहीं से पेमेंट आना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सब कुछ करता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट जो करना होता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है।
ये एक और पॉइंट है, बैंकर टू बैंक्स। यस, जैसे हम सबके पेरेंट्स हमारे क्या हैं, दे आर ऑल एवरीथिंग फॉर अस। सिमिलरली जैसे कि हमारे साथ अगर कोई पर्सनल क्राइसिस हो जाता है या कोई इशू आता है तो हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू पेरेंट्स। और वैसे ही जो बैंक्स हैं उनका जो आप पेरेंट्स जो कह सकते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, जितने भी बैंक्स हैं, इन सबके बैंक अकाउंट आरबीआई के साथ में अटैच्ड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नेट बैंकिंग। आप इसमें जो नेट डिपॉजिट्स और ग्रॉस डिपॉजिट्स का एक एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो बीओबी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड हैं और इन सब के बैंक अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रहते हैं। इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं, इनको जो अपना कैश रिजर्व्स होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ही रखना होता है, उसी के पास में ये रखते हैं। जितने भी इंटर बैंकिंग सेटलमेंट्स होते हैं, इंटर बैंकिंग सेटलमेंट्स का मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट करेगा, दूसरा बैंक तीसरे को, चौथा फर्स्ट को। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसके जितने भी जो क्लियरेंस होते हैं क्रॉस चेक्स के, कि इसका पेमेंट उसमें गया, उसका इधर आया, ये जितनी भी अकाउंट सेटलमेंट होते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल सर्वर के थ्रू ही होते हैं। उसे क्लियर हाउसिंग फंक्शन भी बोलते हैं, जो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, आरबीआई के सुपर कंप्यूटर के थ्रू ये सब चीजें होती है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मैंने अभी आपको बताया कि 1999 में जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, टाइम टू टाइम अदर बैंक्स के साथ भी ऐसे इश्यूज हुए। जब भी डिफिकल्ट टाइम बैंकिंग के लिए आता है, एंड ऑफ द डे दे विल हैव टू अप्रोच टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे उन्हें शॉर्टफॉल ऑफ कैश हो गया, उनके पास कोई और लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई, उनके एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए, या किसी और फाइनेंशियल उनके क्राइसिस हो गए, सब कुछ एंड ऑफ द डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब आपको उसकी हेल्प के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ही इज अ कस्टोडियन, he is a controller of entire credit and financial system of a country। ये वापस वही आप कह सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ द वर्क है, या जो फंक्शंस जो मैंने पिछले बता दिए हैं आपको, कि जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं, जितने भी पेमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक होने हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में होने हो, चाहे कस्टमर कन्वीनियंस की बात हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे नेशनल टेलीविजन और सभी टीवी पे वो ऐड आता है कि कुछ क्रिकेटर्स कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक कहता है कि मेरे को बहुत टाइम हो गया, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैं कई बार बैंक को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो जो दूसरा क्रिकेटर होता है वो रिस्पॉन्स करता है कि व्हाई डोंट यू कंप्लेन टू बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक सुप्रीम अथॉरिटी है ग्रीवियांस हैंडलिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किसी भी कस्टमर को अगर बैंक ब्रांच से कोई इशू है तो आप जाके वहां कंप्लेन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा उस बैंक ब्रांच के अगेंस्ट में, और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करेगा। तो जितने भी पेमेंट रिलेटेड इशू या कोई भी चीज है, वो सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडल कर। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मॉनेटरी पॉलिसी या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मोर और लेस एक ही चीज है, इससे प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि मार्केट के अंदर किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा। यहाँ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है लिक्विडिटी मार्केट में, यानी कि मार्केट में अगर ज्यादा पैसा इन्फ्यूज हो गया है, मार्केट में अगर बूम साइकिल आ गया है बिजनेस का, तो अनडाउटली वहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वो एक जो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो उन हायर रेट्स के ऊपर चीजों को परचेज कर सकें। तो वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस क्रेडिट को, यानी कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। उसके कुछ मेजर्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसमें हम इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जहां पे अगर किसी बैंक को, किसी कॉरपोरेशन हाउस को, या किसी भी एक इंडिविजुअल एंटिटी को अगर बैंक का लाइसेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि कल को मेरी मर्जी हुई और मैंने दुकान की तरह बैंक खोल लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का।
गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा जितने भी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं उनके सबके इम्प्लीमेंटेशन का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके वर्क को पीरियोडिकली रिजर्व बैंक को रिव्यूज करता है और देखता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें डायरेक्शंस यानी कि डायरेक्टिव्स भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से ही आते हैं। आरबीआई उन्हें टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देता है और कमर्शियल बैंक्स को they will have to follow it. I mean, they do not have any option. Undoubtedly, if they're having certain grievances, they can consult with the Reserve Bank of India, but they will have to follow it end of the day. Last point है जो फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ है वो कैसा है, कैसा नहीं है, या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है फाइनेंशियल मैकेनिज्म या सिस्टम के अंदर, पेमेंट्स के अंदर या एक्सेप्टेंस के अंदर, वो सब कुछ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशनल फंक्शंस भी रन करता है या आप उसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं। यानी कि इन जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर्स भी रन करते हैं। आपने कई जगह आपके स्कूल या कॉलेजेस में लोग आते हैं और खुद आरबीआई के ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स उस चीज को डिस्कस करते हैं कि आरबीआई किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा the RBI consists of such institutions as the Deposit Insurance and Guarantee Corporations to safeguard the interest of depositors against bank failure। ये एक आप समझ लीजिए कि आरबीआई का ही एक डिवीजन है। जितना भी पैसा हम देते हैं उसका एक इंश्योरेंस होता है। वो पैसा उसकी अगर कोई भी कल को कोई इश्यू होता है, जैसे कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के पहले अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट हैं और अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है यानी दिवालिया घोषित हो जाता है, अगर बैंक में आपके 2 लाख रुपए थे तो 1 लाख रुपए सेफ है। क्यों? क्योंकि आपको इंश्योरेंस गारंटी मिली हुई है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से। गेटिंग माय पॉइंट। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आपने देखा भी होगा, मिसेस निर्मला सीतारमन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया इस बजट में कि अब वो जो लिमिट 1 लाख थी वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि 5 लाख रुपीस तक अगर आपका पैसा है बैंक में तो बिल्कुल सेफ है। उसके लिए गवर्नमेंट का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉर्पोरेशन वो सेफ गार्ड करता है आपके इंटरेस्ट को। इसके अलावा जितने भी IFCI SFCs होते हैं, IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये मार्केट की लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिवीजन नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर फाइनेंस और रीफाइनेंस और डेवलपमेंट के लिए बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, काम कर रहा है। और जितनी भी रूरल बैंकिंग है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सेपरेट डिवीजन दैट इज कॉल्ड नाबार्ड, वो उसे कंट्रोल करता है। हम जब इंडियन बैंकिंग डिस्कस करेंगे तो हम नाबार्ड को एक बार फिर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये बाकी चीजें हैं, ये कुछ कंट्रोल रेट्स या रेशियोज हैं, इससे मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इन सारी चीजों को हम मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है एंड यू रियली एंजॉयड इट, दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सो मच। इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।